बच्चों, यह मेरे पहले वीडियो निवेशवाद और देहात भाग 1 के आगे ये भाग 2 है। इसमें हम पाठ के जितने हिस्से को भी कवर कर सकेंगे उसे हम देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि यह पाठ भारत में अंग्रेज़ों ने किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों से लगान वसूलने की अभियान किए और किस तरह उन्हें सफलताएं और असफलताएं प्राप्त हुईं, इस बारे में है। यह हमारी देश में उपनिवेशवाद का जो ग्रामीण परिवेश पर असर हुआ उसको बताता है। इस अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे अंग्रेज सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों से जनसाधारण पर क्या प्रभाव हुआ, किसे नई ज़मीनें मिल गई, कौन पुरानी ज़मीनें खो बैठा, कैसे किसान लगान चुकाने के बाद अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे थे, किसानों को जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो कैसे वो जोतदार जैसे अमीर किसानों या महाजनों के पास जाते थे, और जब ये कर्ज वो नहीं चुका पाते थे तो क्यों वो विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेज़ यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की राजनीतिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि उन्होंने यहाँ के इलाकों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत को प्रत्येक प्रकार से शोषित किया। सबसे पहले पाठ शुरू होता है बर्दवान की नीलामी की घटना से। यहाँ आप बर्दवान के राजा का डायमंड हार्बर रोड स्थित राजमहल देख रहे हैं। ये वहाँ के जमींदार थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के नाम से एक राजस्व वसूली की व्यवस्था लागू की, जिसे कि इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसी क्रम में बर्दवान के राजा भी जमींदार थे, लेकिन देखा गया कि वो अपनी जमींदारी का पूरा पैसा जो उन्हें जमा करना था वो चुका नहीं पाए, अदा नहीं कर पाए। और जैसा कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने नियम बनाए हुए थे कि अगर आपने इस समय तक इसे नहीं चुकाया तो आपकी नीलामी कर दी जाएगी जमींदारी, तो वो नीलामी कर दी गई। जो कलेक्टर साहब, अंग्रेज़ कलेक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे नीलामी के समय में, उन्होंने ये पाया कि ये नीलामी तो 95% फर्जी है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आए थे वो राजा के अपने एजेंट और अपने ही नौकर थे जो उस नीलामी को खरीदने आए थे। और ऐसा अकेले बर्दवान राज की ही नीलामी नहीं हो रही थी। ये उस समय 75% से अधिक जमींदारियाँ जो हैं वो उस समय नीलाम की जा रही थीं। कारण क्या था? 1770 के दशक में बहुत से अकाल पड़े, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। इसके अलावा जो कंपनी थी उसने इतनी ऊंची दरों पे राजस्व लगाया था, आने वाले 30 सालों तक वो राजस्व की दरें नहीं बढ़ाने वाले थे, तो उन्होंने 30 सालों के भविष्य में होने वाले फ़ायदे को देखते हुए आज के दिन का लगान घोषित किया था। और जो स्थायी रूप से निर्धारित मांग थी उसे जो छोटे किसान थे, जिन्हें अंग्रेज़ी में यूमेन कहा जाता है, उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं था। हालांकि अंग्रेज़ ऐसा सोच रहे थे कि भविष्य में इन्हें फ़ायदा होगा और भविष्य में इनके पास पूंजी और उद्यम दोनों होंगे, लेकिन इसका वास्तविक फ़ायदा उसमें उस समय नहीं हो रहा था। जमींदार, जो कि कुछ इलाकों में बंगाल के राजा या तालुकदार भी कहलाते थे, इनको नीलामियाँ जमींदारियाँ दी गई थी कि ये लोग एक निश्चित धनराशि वसूल कर अंग्रेज़ सरकार को जमा करेंगे। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे, और कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी और उसके बाद जमींदार वो लगान चुकाया करते थे। आरंभिक दशकों तक तो राजस्व मांग को अदा करने में जमींदारों ने कोई कोताही नहीं बरती, और कोताही बरती मतलब कि उन्होंने समय से लगान नहीं चुकाया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व के बकाया की रस्म बढ़ती चली गई। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे।
पहला कारण, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले 30 वर्षों के आधार पर लगान निश्चित किया गया था, जो कि उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात यह है कि उस समय कृषि की जो उपज थी उसकी कीमत बहुत कम थी, जो किसानों से वसूली जा रही थी। जमींदारों को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व कैसे अदा कर पाता। तीसरा, राजस्व जो था वो एक समान था, मतलब कि फसल अच्छी हो या खराब हो, ठीक समय पे भुगतान करना जरूरी था। दूसरा, सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता था, तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। और चौथी बात ये थी कि इस समय में जमींदारों की शक्तियाँ केवल लगान वसूलने तक ही सीमित कर दी गई थी, और वो जमींदारी का प्रबंध करेंगे, बाकी उनकी शक्ति किसानों के ऊपर बिल्कुल नहीं थी। उनकी सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। इसके अलावा वो कोई और प्रकार का कर नहीं ले सकते थे। जिले का पूरा कार्यभार जो है कलेक्टर के हाथों में था। तो ऐसे में राजस्व जो इकट्ठा करने वाले लोग थे, जिन्हें कि अमला कहा जाता था, वो गांव में आते थे, और कभी कभी तो खराब फसलें और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि किसान खुद ही जब भुगतान करने में देरी कर देते थे। और कई बार तो जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देख के बहुत खुश होते थे, इसीलिए वो किसानों को चढ़ा देते थे कि आपको कर नहीं देना है। वास्तव में ये जोतदार कौन थे? जोतदार वो किसान थे जिनके पास अच्छी ज़मीनें थीं और ये गांव में ही रहते थे। किसान इनसे जुड़े हुए थे, जबकि ज़मींदार जो हैं गांव से कहीं दूर रहा करता था। प्रत्येक गांव का लगभग एक जोतदार किसान हुआ करता था, जो उनके सुख दुख में काम आता था किसानों के। और कई बार तो इनके पास हजारों एकड़ ज़मीन होती थी, और ये जो हैं किसानों की मदद भी करते थे, और किसान इनसे ब्याज पर भी लिया करते थे पैसा। कुछ जगह पर इन्हें हवलदार, गांटीदार या मंडल भी कहा जाता था बंगाल के इलाकों में। तो ये जोतदार किसान जो थे वो रैयतों के बहुत निजी हो जाते थे। रैयत इनका कहना मानती थी, और समय समय पर ये भी जमींदारों के लिए समस्याएं खड़ी किया करते थे। जमींदारों ने भी एक तरीका अपना लिया था। कई बार लगान इकट्ठा हो जाता था, उसके बावजूद भी वो अपनी जो ज़मीन है उसको नीलाम होने देते थे। उन्हें लगता था कि पैसा उन्हीं के पास है, अपने ही लोगों से ज़मीन खरीदवाई और अपने ही पास उस ज़मीन के वो मालिक बने रहते थे। उनके अपने लठियाल यानी डंडा लेकर मारपीट करने वाले लोग जो होते थे, वो ऐसे लोगों को जो उनकी ज़मींदारी खरीदने आते थे उन्हें भगा देते थे। स्वयं ज़मीन खरीदी, अपनी नीलामी करी और इस तरह राजस्व बचा लिया। ये एक तरीके का प्रतिरोध भी था। 1813 में ब्रिटेन की संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वास्तव में हर 10 वर्षों पर जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती थी, और इस रिपोर्ट का नाम था 5वीं रिपोर्ट। 1002 पृष्ठों की ये रिपोर्ट थी। इसमें 800 से अधिक पन्ने थे। इसमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को देखने के लिए कि वो सही काम कर रही है, उसके ऊपर ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। और ब्रिटिश संसद में ये गंभीर वाद विवाद का कारण बनी, क्योंकि इसी रिपोर्ट में औपनिवेशिक शासन के बारे में जो है लिखा गया था। और ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य है जब हम इस समय का इतिहास पढ़ने के लिए बैठते हैं कि जमींदारियाँ क्यों नीलाम की गईं, जमींदारों ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। इसी रिपोर्ट से एक पार्ट आपकी बुक में दिया गया है, एक हिस्सा आपकी बुक में दिया गया है कि राजस्व समय पर वसूल नहीं किया जाता था, और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी होने पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार 1796-97 के लिए विज्ञापित ज़मीन की निर्धारित राशि 28,70,061 रुपये थी, और ये ज़मीन वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेची गई, और 14,18,756 रुपये राशि
वास्तव में प्राप्त हुई। मतलब जो बेची गई रकम थी उससे भी कम ये प्राप्त हुई। पुराने राज परिवार जैसे नदिया, राजशाही, बिशनपुर आदि के राजा साल दर साल उनकी जागीर के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो ये तो थी स्थायी बंदोबस्त के विफल होने की, वर्धमान की नीलामी की जो है घटनाएं। अब पाठ के अगले भाग में आप संथालों और पहाड़िया लोगों के बारे में पढ़ेंगे।